नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के इस संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। कोरोना संक्रमण के चलते पूरी दुनिया में त्राहिमाम मची हुई है। भारत में भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह आंकड़ा 12,300 को पार कर गया है। 414 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन सुखद बात यह है कि पिछले 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या में 50% गिरावट आई है। महज 413 लोग संक्रमित नए तौर पर संक्रमित हुए हैं। और असम की बात करें तो असम में भी 5 मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्हें वापस भेजा गया है, हालांकि उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है, ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। और एक बड़ी खबर यह है कि कल रात ही चीन से 50,000 पीपीई किट सहित वेंटिलेटर और दूसरे चिकित्सकीय उपकरण पहुंचा है असम में। और इससे पूरे पूर्वोत्तर को एक सहूलियत होगी, क्योंकि पूरे पूर्वोत्तर में राज्य सरकारें जिस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। और खास करके असम में स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की है। फ्रंट लाइन के सिपाहियों की बात करें तो मेडिकल टीम, पैरामेडिकल टीम, पुलिस और एक इसमें जो नाम जोड़ता है जो है एनजीओ, जो उनके सदस्य है, कार्यकर्ता है, वो बड़े पैमाने पर उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं जिनको राहत सामग्रियों की जरूरत है। लेकिन इस बीच ये भी खबर है कि कई इलाकों में राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी की भी बात करेंगे और असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर छपवाकर खाद्य सामग्रियां बांट रहे, इसको लेकर भी चर्चा बनी हुई है। चुराचांदपुर में मास्क वितरण किया गया था। मास्क जो वहां पे भेजा गया था असम से, वो मास्क की क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि और पूर्वोत्तर मामलों के ये जानकार है। हमारे साथ गुवाहाटी साहनी कांवरिया एनजीओ के सदस्य मौजूद है, राजू सहनी हमारे साथ है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मणिपुर से जुड़ेंगे आर.के. समरजीत, और गुड़गांव मेदांता मेडिसिटी जो है मेदांता हॉस्पिटल है गुड़गांव के सुशीला कटारिया, ये है सुशीला कटारिया हमारे साथ जुड़ेंगी। सीनियर डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन की है सुशीला कटारिया, ये भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएगी। कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और शुरू करते हैं रवि जी से। रवि जी, 23वां दिन है लॉकडाउन का, सब कुछ ठीक चल रहा है कह सकते हैं कुछ स्तर पर, और जो पिछले 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई है, नए तौर पर संक्रमितों की संख्या जो है कम हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो अपने स्तर पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर लगी हुई हैं। लेकिन हम अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में लॉकडाउन का जो फ़ायदा है और लॉकडाउन को जिस ढंग से लोगों ने माना है उसका फ़ायदा साफ तौर से दिख रहा है। रंजीत जी, आप देखिए, अगर हम असम की बात करें, असम से बात शुरू करें, कहाँ पर यह संख्या 32 पहुँच गई थी और बीच में 2-3 दिन तो ऐसा लगा कि कहीं असम भी बुरी तरह से नहीं घिर जाए। लेकिन उसके बाद नए मामले नहीं आए, एक इक्का दुक्का मामले सामने आ रहे हैं। और इस बीच में बुधवार को सोनापुर में हॉस्पिटल में 2 मरीजों को मुक्त किया गया। उनका पॉजिटिव जो था वो निगेटिव आ गया और उनको अभी फ़िलहाल क्वारंटाइन में रखा गया है, लेकिन अस्पताल से रिलीज़ हो गए। और आज यानी बृहस्पतिवार को ग्वालपाड़ा में 3 पेशेंट को रिलीज़ किया गया। और जैसा कि मैं देख रहा था, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ये भी बोल रहे थे कि 1-2 दिनों के अंदर गोलाघाट और गुवाहाटी में 10 लोगों को, अगर सब कुछ ठीक रहा, उनके रिजल्ट अच्छे आए तो 10 और लोगों को मुक्त कर दिया जाएगा। यानी अगर हम 20 अप्रैल तक की बात करें तो 20 अप्रैल तक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो असम में कोरोना पॉजिटिव जो मरीज़ थे उनकी संख्या लगभग आधी आ जाएगी। तो ये सारा कुछ जो हुआ, एक तो अस्पताल और मेडिकल विभाग, जो स्वास्थ्य विभाग है, उसने जिस ढंग से युद्ध स्तरीय तत्परता की। दूसरी बात ये है कि इसमें असम पुलिस ने एक बहुत ही उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। हम और एक चीज़ है, आशा कर्मी के साथ मैं आंगनवाड़ी वर्कर का भी नाम यहाँ पर सम्मान के साथ लेना चाहूँगा। हालांकि आंगनवाड़ी वर्कर का काम स्वास्थ्य सेवा से नहीं है, लेकिन वो भी गांव-गांव में परिचित हैं और आशा कर्मियों के साथ वह भी गांव-गांव घूम रही हैं और उन छिपे हुए मरीजों का पता लगा रही हैं जो चुपचाप हैं, छिपे हैं, या जिनमें लक्षण हैं वो डर से सामने नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें
खास करके आप निजामुद्दीन कनेक्शन की वजह से जो एक स्थिति पैदा हो गई थी, और याद कीजिए वह दिन कितनी भयावह स्थिति थी, 500 हैं कि 1000 हैं कि 2000 हैं, कौन है कहाँ है। स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर असम पुलिस ने रातों रात 90% मामलों को लोगों की पहचान कर ली, और बाद में भी जिन लोगों की पहचान हुई, या आप लॉकडाउन को फॉलो करवाने की बात है, लॉकडाउन को मनवाने की बात है, किस ढंग से इस बिहू के अवसर पर भी मैंने देखा कि ट्रैफिक के जवान, असम पुलिस के जवान, किसी के लिए बिहू था ही नहीं, लग ही नहीं रहा था, वो बस मन ही मन वो बिहू को याद कर रहे थे, ड्यूटी पर थे। तो इन तमाम लोगों की वजह से आज हम इस सुखद स्थिति में हैं, और एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आज आया है स्वास्थ्य मंत्री के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि नहीं, हम अभी हमारी स्थिति नियंत्रण में है। दूसरी तरफ सारे फौरी इंतजाम हो रहे हैं कि अगर स्थिति भयावह होती है तो हमारे पास तमाम इंतजाम है। जैसा कि आपने कहा 50,000 पीपीई चीन से आ गया, किसी और राज्य ने इस तरह से सीधे आयात नहीं किया था, इंपोर्ट नहीं किया गया था। एक चीज़ और, सिर्फ असम ही नहीं, आप मणिपुर देखिए, एक सिंगल मामला जो सामने आया, उसके बाद वहाँ की राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, एनजीओ, इन लोगों ने मिलकर किस ढंग से चीज़ों को संभाला। त्रिपुरा की देखिए, मिजोरम की बात कीजिए, अरुणाचल की बात कीजिए, नागालैंड की बात कीजिए, और मेघालय की बात कीजिए। मेघालय में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक परिवार की लापरवाही की वजह से आज शिलोंग में एक तनाव का माहौल है, या कर्फ्यू है, या लोग डर गए हैं कि पूरे परिवार को पॉजिटिव हुआ। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा एनजीओ को, इन्होंने जिस ढंग से, सरकार ने अपना काम शुरू किया, इस राशन बांटना शुरू किया, इसके पहले एनजीओ के लोग लॉकडाउन के दूसरे दिन से मैं देख रहा था सड़क पर उतर गए थे, अलग अलग इलाकों में जाकर। उनके पास सीमित संसाधन है, बावजूद इसके लोगों से चंदा करके, मिलजुल के ये सारा कुछ काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमारा यही पेस, हमारी यही भावना, हम जिस ढंग से अभी डटे हुए हैं हम सारे लोग, अगर ये स्थिति रही तो मुझे नहीं लगता है कि असम और पूर्वोत्तर में हम यह लड़ाई नहीं जीतेंगे। जी हाँ, आप बोल रहे हैं कि सब डटे हुए हैं, सब लड़ रहे हैं, सरकार गाइडलाइन जारी कर चुकी है, सब उसका फॉलो कर रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं अभी भी ये उल्लंघन का मामला अभी भी आ रहा है, लेकिन कुल मिला के स्थिति ठीक है। लेकिन राहुल गांधी ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय नेता है, उन्होंने एक बयान दिया कि लॉकडाउन का फैसला ही गलत है। क्या कहा था एक बार दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Is that a lockdown is like a pause button. A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. It is as if you've hit pause and stopped the virus in its tracks until the lockdown. When we come out of the lockdown, the virus is going to start its work again. So it is very important that we have a strategy to come out of the lockdown. तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि लॉकडाउन का फैसला गलत था, और उन्होंने कुछ हालांकि सुझाव भी दिए हैं, वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है उसको बढ़ानी चाहिए, और भी दूसरे तरह के फैसिलिटी को बढ़ानी चाहिए। वो चिंता भी जाहिर कर रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था, लोगों की सुरक्षा के साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी दुरुस्त करना चाहिए। राहुल गांधी के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक पहला ही जो बयान, एक्चुअली दिक्कत यही है इन राजनेताओं के साथ, बात ये निगेटिव से शुरू करते हैं कि लॉकडाउन का फैसला ही गलत था। लॉकडाउन का फैसला एकदम गलत नहीं था, और इस बात को श्रीमती सोनिया गांधी ने खुद कहा है कि हम लॉकडाउन का समर्थन करते हैं। इसके साथ अगर आप उठा सकते हैं, जैसे ये जो मज़दूरों का पलायन हो रहा, प्रवासी मज़दूरों की जो स्थिति है, जगह जगह से फ़ोटो आ रही है, लोग मैदान में, ब्रिज के किनारे बस इसी तरह से पड़े हुए हैं। और लॉकडाउन जो लंबा चल रहा है, लॉकडाउन जब लंबा हो गया तो लोगों का पैसेंस धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। इसीलिए अगर आप गुजरात की बात करें, तिनसुकिया में ही अभी 51 मज़दूरों के पलायन की बात आ रही थी। ट्रक पर चढ़कर लोग जा रहे थे, पुलिस को पता चला तो वहाँ पर उन्होंने उनको एक धर्मशाला में, मारवाड़ी धर्मशाला में रखा है तिनसुकिया में। या अगर हम सूरत की बात करें तो निश्चित रूप से उस दिशा में भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। जो सुविधाएं जिस ढंग से लोगों तक पहुंचनी चाहिए, खास करके जो बिल्कुल नीचे का तबका है, भारत सरकार ने घोषणा की है कि उनके अकाउंट में मदद जाएगी, किसानों के अकाउंट में मदद जाएगी,
लेकिन वह मदद इतना पर्याप्त नहीं है कि लोग उसके भरोसे रह जाएंगे। सुबह दिल्ली की तस्वीर मैं देख रहा था कि सुबह से लोग जाकर लाइन में लग जाते हैं दोपहर के खाने के लिए। तो और इतने सारे लोगों की व्यवस्था तो संभव ही नहीं है। एक लोगों में एक आतंक इसलिए है कि लॉकडाउन के बाद हमारी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। प्रधानमंत्री ने खुद आग्रह किया है सारे ग्रुपों से कि आप अपने कर्मचारियों को नहीं हटाएं और उनको ऑफिस नहीं भी आ पा रहे हैं फिर भी उनका पूरा वेतन दें। बावजूद उसके छटनियाँ हो रही हैं, लोगों के वेतन काटे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन राहुल गांधी को सीधा सीधी वो मुद्दा, उन्होंने कुछ मुद्दे उनके उन मुद्दों से सहमत हूँ कि भाई गरीब तबके पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन अगर आज नहीं होता तो भारत की स्थिति इटली से भी भयावह होती है। और अमेरिका में तो आज पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने आंकड़ दिखाई कि हमको इकोनॉमी अपनी आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी की ही बात नहीं है। नौगांव में रकीबुल हुसैन असम के वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, उनके नेतृत्व में जो राहत सामग्रियां बांटी गई, वहां पर उनकी तस्वीर और जो बैग था उनकी तस्वीर और राहुल गांधी की तस्वीर, तो कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो गई है इसको लेकर। जो ये ऐसा वक्त है कि आप राजनीति से परे उठकर मानवीयता का परिचय देना चाहिए। वहाँ के लोगों ने भी इसका विरोध किया और इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। मणिपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के प्रवक्ता आर.के. समरजीत, लेकिन पहले उनकी बात सुन लेते हैं। जो वहाँ के लोग हैं, सामूगुरी के लोग हैं, उन्होंने रकीबुल हुसैन एंड टीम की जो इस पहल है राजनीतिक करने की, इस पर क्या कहा है एक बार सुन लेते हैं। পৰিলক্ষিত হৈছে যে চামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ও বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ কাৰণে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। কিন্তু সেই সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকে কিছু একাংশ বেগ, যিবোৰ বস্তু কঢ়িয়াই নিয়া বেগ, সেই বেগসমূহত ৰকিবুল হুছেইন আৰু আমাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ ফটো সন্নিৱিষ্ট বেগ আমি দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকলক বিতৰণ কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ নকৰিবৰ কাৰণে আমি ৰকিবুল হুছেইনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু লগতে যাতে ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ পৰা তেওঁ বিৰত থাকিবৰ কাৰণে। আমি ৰকিবুল হুছেইনে যিসমূহ কাৰ্যকলাপ কৰিছে সেই কাৰ্যকলাপসমূহ আচলতে চাবলৈ গ'লে বহুত তেওঁ মানে নিন্দনীয় কাম কৰিছে। ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ ফটো, ৰাহুল গান্ধীৰ ফটো সন্নিৱিষ্ট কৰিছে, এইটো অতিকৈ নিন্দনীয়, অতিকৈ গৰিহণাৰ যোগ্য। এইবিলাক কাম কৰিব নালাগে। এইখিনি সময় সহায়ৰ সময়, এইখিনি সময় সহায় কৰক, সহায়ৰ আগবঢ়াওক, কিন্তু ৰাজনীতিকৰণ নকৰিব। আমি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক সকীয়াই দিছোঁ, ৰাজনীতিকৰণ এইখিনি সময়ত নহ'ব। দলৰ নামত তেনেকৈ মানে পলিটিকেলাইজ কৰাটো আমি অত্যন্ত নিজে দুখ পাইছোঁ আৰু তেখেতৰ নিচিনা এজন জনা শুনা মানুহে এইটো নকৰাটোৱে ভাল হয়। तो रकीबुल हुसैन द्वारा जो खाद्य सामग्रियां बांटी गई थी कांग्रेस की ओर से, उसमें राहुल गांधी और खुद की तस्वीर लगाई थी। इसकी वहीं के लोग आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रकीबुल हुसैन जैसे समझदार व्यक्ति का इस वक्त इस तरह का बिहेवियर वाकई निंदनीय है और चौंकाने वाला है। हमारे साथ आर.के. समरजीत भाजपा के प्रवक्ता है, मणिपुर भाजपा के जुड़ चुके हैं। समरजीत जी, आपने एक तो राहुल गांधी का बयान सुना कि उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का फैसला गलत था, और दूसरा आपने असम के ही एक नौगांव जिले का एक दृश्य देखा और आपको शायद भाषा समझ में नहीं आई होगी, लेकिन उन्होंने जो राहत सामग्रियां बांटी उसमें रकीबुल हुसैन नेता और राहुल गांधी का फोटो लगा हुआ बैग के साथ बांट रहे थे। क्या कहेंगे आप इस पर? रंजीत, अगर सबसे अहम बात तो ये है कि हमारे मित्र वहाँ जो आपकी मतलब बाजू में बैठे हैं, उन्होंने भी शिकायत किया और उन्होंने प्रशंसा भी किया, और ये सारे चीज़ हम भी देख रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे सामने दिखाई दे रहा है कि जब रेल की हेड इंजन अगर जाएगा तो पटरी के अंदर में डब्बा ही है, वो भी जाएगा। राहुल बोलेगा तो सभी तो बोलेगा, ये कांग्रेस के नीति नियम है, इसमें कोई नया मतलब कुछ नहीं है, इसमें कोई दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो राहुल बोलेगा वो बोलेगा, क्योंकि एक तेल है एक जानवर का तो पूंछ है, तो वो इस तरफ भोंगेगा तो इस तरफ ही हिलना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे इसके बारे में चर्चा करना, सबसे अहम बात तो ये देखना ज़रूरी है। मैं एक सिद्धांत बात करता हूँ। आप भी सुना होगा कि मेघालय में एक डॉक्टर की जान चली गई है ना, तो वो डॉक्टर का वो जो ये एक लड़का है यहाँ मणिपुर का जो
ये पायलट- औरत से पायलट शादी है जी, किया जी। है, वो भी पायलट था। जी। तो हम क्या करता, एकदम लगातार उनके वहाँ जो 3 दिन रहने के बावजूद उसके घर और आजू बाजू के लोग को पूरा लेके हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जेनिम्स में उसको छानबीन करने के बाद उसको क्वारंटाइन में रखा गया था। तो कल क्या हुआ, नेगेटिव पाया गया 20-21 फैमिली के अंदर में जो है वो लोग। और अफसोस से साथ कहना पड़ता कि वो बेचारा हमारे एक डॉक्टर की जान चले गई पूर्वोत्तर राज्य में, पहली बार मैं सुना, इसमें बहुत दुख है। हम लोग कंधों से कंधा मिला के जुगट होकर ये जो लड़ रहा है, एक तरफ दूसरे ढिंढोरा फोक रहा है, इसमें तो क्या तमाशा है मुझे नहीं पता। अगर आपको पता होगा तो कल मुंबई में हो रहा है, सूरत में हो रहा है, और ये आज की चर्चे में भी ये हो रहा है। ये आप एक अलग अलग के मत देखिए, पूरा जोड़ के देखिए और विभाग बाद में बताइए। इसमें सब लिंकअप है, इसको करना चाहिए उन लोगों को जो करना है। मैंने बार बार आपके टीवी चैनल के माध्यम पे भी बोला था कि कुत्ता का पुंज जो है वो कभी तेरा नहीं होगा, चाहे आप कितने लाख जो कोशिश सीधा करो, नहीं होगा, हम वो आपके ये बात को तेरा समझ रहेगा, रहे हैं। सीधा नहीं होगा जी वो। हाँ, क्योंकि इसके बारे में हम चर्चा करना भी नहीं चाहते, फिर भी आपने सवाल किया इसलिए मैंने उत्तर दिया है। जी, अभी क्या करना जी, है, जी समझ अभी लीजिए, तो क्या हम करना है कि असम, मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में राजू सहनी, गुवाहाटी साहनी कांवरिया के सदस्य है, और ये पिछले कई दिनों से, जब से लॉकडाउन हुआ है, जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। राजू, आप लोग बहुत ही अच्छा नेक काम कर रहे हैं। कम से कम इस जो वैश्विक महामारी के समय में जो फ्रंट लाइन के सिपाही है, उनमें भी आप शुमार है। आप रिस्क लेके लोगों के पास जा रहे हैं। आप थोड़ा अपने कार्य के बारे में बताइए संक्षिप्त में, हमारे दर्शकों को हम ये जानकारी देना चाहेंगे, और ज़रूरत पड़ती है वो आपसे संपर्क भी करें, इसके लिए आप थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहला ये है कि ये जो महामारी जो है, महामारी का जिस हिसाब से पूरे देश झेल रहा है, तो इसमें स्टार्टिंग से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं कि मान लीजिए मजदूर किस्म का लोग हैं, कोई ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। आज उनका हम मोटा मोटी आप धर लीजिए 4 तारीख से नॉन स्टॉप पर डे हम लोग हर एक इलाका में जा रहे हैं। और हमको थोड़ा सा मतलब देरी हुआ हमारे डीसी सर का परमिशन देने में, नहीं तो जिस दिन से लॉकडाउन हुआ हम लोग उसी दिन एप्लीकेशन किए थे। अगर उस दिन से अगर होता तो हर एक चीज़ को और हम लोग विस्तार से बता पाते। अब तक कहाँ अपने अभी तक जैसे मोटा मोटी एवरेज हमारा गुवाहाटी सिटी कंप्लीट हुआ लगभग हमारा आज 2 दिन हो गया। अभी जहाँ तक हमको डीसी सर ने लिस्ट दिए थे, आज से हम लोग का लिस्ट अभी जस्ट हम लोग करके आ रहे हैं अमीन गांव में। अभी गांव एरिया में हम लोग का डीसी सर एडीसी सर वो लिस्ट दे रहे हैं। पर डे हम लोग का 400-500 आदमी का लिस्ट दे रहे हैं। उसी हिसाब से पर डे हर एक घर में हम लोग पहुंच रहे हैं जहां की ज़रूरत है। और हम लोग खुद जाके देख भी रहे हैं कि देखने से आपको खुद, अगर बाई चांस अगर आप वहाँ का लोकल आदमी से पूछेंगे या चाहे आप खुद जाके देखते हैं तो आपको रोना आ जाएगा, इस ऐसा स्थिति है। लेकिन फिर भी हम लोग हद तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी गरीब परिवार को मतलब और नहीं कुछ तो कम से कम भोजन उसको टाइम से ज़रूर मिल जाए। इसी हिसाब से अभी तक हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा चेष्टा यही है कि जितने दिन भी लॉकडाउन रहे, जैसे पहले डीसी सर ने हमको बोले थे कि भाई 14 तारीख तक को हम लोग का लास्ट परमिशन था, जो एक्सटेंड करके कल में हम लोग को वापस 3 तारीख तक को हम लोग को कर दिए हैं। तो अभी नॉन स्टॉप हम लोग चल रहे हैं, सुबह से लेके रात 10 बजे तक हम लोग हर एक इलाका में पहुंच रहे हैं जहां ज़रूरत है। आज गवर्नमेंट की तरफ से भी हर तरह से मदद मिल रहा है, हर आदमी को मिल रहा है। उसी में होता है कहीं कहीं मान लीजिए अगर 500 आदमी का लिस्ट है तो उसमें 100-150 आदमी बाई चांस कहीं छूट गया तो डीसी सर वहाँ वापस हम लोग को भेजते हैं और वहाँ जाके हम लोग हर एक घर में जाके जी हाँ बिल्कुल मतलब वो कंप्लीट जिला कर रहे हैं। प्रशासन के सहयोग से आपका जो ये कार्यक्रम जारी है और बहुत सारे एनजीओ है जो ये काम कर रहे हैं। वाकई तारीफ करनी चाहिए उनकी, क्योंकि हर दिन जो मजदूर है या गरीब तबके के लोग हैं या दूसरे ज़िलों और राज्यों से अलग अलग जगह रह रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलें हैं। तो इस तरह से मदद तो जारी है। लेकिन रवि जी, सरकारी स्तर पर आपने पहले भी कहा कि हर स्तर पर सरकारी जो सिस्टम है उसका पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 22-23 दिन काफ़ी समय होता है। नहीं, देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो प्रशासन के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इतने बड़े पैमाने पर करना, देखिए जैसे असम सरकार का अनुभव है अलग अलग ज़िलों को, जब बाढ़ आती है
तो उसमें रिलीफ सेंटर लगाए जाते हैं और उसमें फिर लोगों की मदद की जाती है। उसमें भी हर जगह पर मदद नहीं पहुंच पाती है, जबकि पूरा इलाका बाढ़ में नहीं डूबा होता है। और ये तो सब अब आपके गुवाहाटी में हजारों हजार ऐसे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, दुकानों में काम करते हैं, या छोटी सी एक दुकान लगाते हैं जिसकी पूंजी 1,500-2 हज़ार की होती है और दिन भर में 100-150 रुपया वो कमाते हैं, उससे अपना घर चलाते हैं। इतने लंबे समय तक जो बंद रहा तो स्वाभाविक है कि सारा ध्यान, पहला कंसंट्रेशन रहा हेल्थ की तैयारी को लेकर, युद्ध स्तर पर वो तैयारी रही। जो बाकी डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है उन्होंने उस ढंग से तैयारी शुरू नहीं की। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपने समय के अनुसार तैयारी कर ली, लेकिन फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को, आपदा प्रबंधन विभाग को एक लिस्ट जो तैयार करना चाहिए कि ये जो लगने जा रहा है या जो लॉकडाउन हो गया है, तो कौन कौन सा सेक्टर सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में आएगा, सबसे पहले हमको किनकी मदद करनी होगी, कहाँ हम तक पहुँचना होगा और हम कैसे पहुँचेंगे। प्रशासन ने अनुमति देने में भी काफ़ी देर की है। बहुत सारे एनजीओ जो स्वेच्छा से आगे बढ़कर आई थी, उनको प्रशासन की तरफ से तुरंत उस ढंग से एक्शन प्लान नहीं था कि ये संस्था उस इलाके में जाएगी, ये संस्था उस इलाके में जाएगी। और अब चूंकि और 3 मई तक हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब एक एक्सपीरियंस भी हो गया है। और ख़ास करके देखिए, गुवाहाटी शहर में मैंने देखा है कई सारे एनजीओ लगे हुए हैं और कई जगहों पर तो मैंने देखा कि ये लोग खाना खिलाने के लिए खड़े हुए हैं और लोग वहाँ पर नहीं हैं। कुछ ऐसे भी इलाकों में मैंने देखा, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। अभी इन्होंने बताया, राजू जी ने, कि वो ग्रामीण अंचलों में सही में ज़रूरत वहाँ पर है, वहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पा रहा। पहुँचना वहाँ है जहाँ पर लोग भूखे हैं, उनको सही में मदद की ज़रूरत है। और क्या है कि एक ऐसी भी स्थिति है समुदाय में जिसमें लोगों में एक स्वाभिमान की भी भावना है। वो 100 रुपये भी मजदूरी मिलती है तो उसमें अपना नमक रोटी भात मिला के वो खा लेता है, लेकिन उसको 100 आदमी के सामने जाकर लाइन लगाना, खाने की चीज़ों के लिए लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग फ़ोटो ले रहे हैं और बाद में वो सोशल मीडिया पर उसको शेयर कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक हीन भावना भी जानते हैं कि आज क्या हो गया कि आज हम भिखमंगे हो गए, जबकि हम रोज़ कमाने खाने वाले, हमारे बाजू में दम है, हाँ, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। आज हमको भिखमंगे की तरह एक तरह से लाइन में खड़े होकर, ये चीज़ें भी लोगों के स्वाभिमान पर लगता है। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग मदद कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और राशन, हेल्थ सेक्टर में बड़ा काम हो गया है। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट जो है और सरकार के जो दूसरे विभाग हैं, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मैं देख रहा हूँ कि अतुल बोरा खेत खेत घूम रहे हैं, सब्जी कहाँ जड़ी है, कैसे किसानों को राहत हो जाए। तो नहीं, वो घूम तो सही रहे हैं, सही घूम रहे हैं, लेकिन खेतों में जो फसल है, नकदी फसल, वो सड़ रहे हैं। अभी तक प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई है। रवि जी, डिब्रूगढ़ से हमने देखा था, कोकराझार से देखा था और तमाम इलाकों से देखा, टमाटर जो सब्जियां हैं, सब्जियां खेत में खराब हो रही है। और एक जो नए गाइडलाइन के तहत उन्हें किसानों को खेत में जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन किसान बेहाल है। और सरकार ने हालांकि उनके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये डालने की घोषणा की है, लेकिन अभी उनके पास जो मूल समस्या है उनके फसलों को बेचने के लिए, मार्केट तक लाने के लिए, क्योंकि ज़रूरत तो सबको है, सप्लाई चेन टूट गया है। जी, सप्लाई चेन को कैसे दुरुस्त किया जाए, हमने पहले भी चर्चा किया था। और सप्लाई मिनिस्टर तो असम के कहीं, जो आपूर्ति विभाग के मंत्री है फनी भूषण चौधरी, वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे माहौल पे? नहीं, देखिए, सिर्फ सप्लाई मिनिस्टर ही नहीं, ये जो समाज कल्याण मंत्रालय जो है, समाज कल्याण मंत्री जो हैं, ये सारे लोग कहाँ पर हैं जी? ये सिंगल डिपार्टमेंट का एफर्ट नहीं है, ये सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं है, मुझे तो यही लग रहा। ये सिर्फ हेल्थ और होम डिपार्टमेंट का काम नहीं है, सारे डिपार्टमेंटों का कोऑर्डिनेशन इसमें ज़रूरी है। हर मंत्री को अपने ऑफिशियल्स के साथ, अब जो स्थिति बन रही है, अब स्थिति नियंत्रण में लग रही है, तो लोगों तक कैसे मदद पहुंचे। जनजातीय विकास मंत्रालय विभाग है, ट्राइबल डेवलपमेंट विभाग है, ये सारे विभाग कहाँ पर हैं? हर कोई को अपने अपने सेक्टर में लग जाना चाहिए। अगर लोगों तक, जो गरीब हैं और जो हकदार हैं, उन तक अगर सामग्री नहीं पहुंच रही है, तो ये उस विभाग का काम है, ये समाज कल्याण मंत्री का काम है
कि वो वहाँ तक पहुँचें और वहाँ पर लोगों को मदद पहुँचाएं, और अन्य सारे विभागों को है। इसीलिए ये स्थिति पैदा हो रही है। अब देखिए धुमोहा आ गया, कल भी आंधी आई, इसके पहले भी आई, कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती है, उसके बाद असम में बाढ़ की स्थिति हो जाएगी। उसके बाद अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, बाढ़ के आने के बाद तो फिर मुसीबत यह हो जाएगी कि सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि लोगों को जीने मवेशियों के के लिए साथ लोगों को एक साथ रहना पड़ता है। ये हर साल हम देखते हैं रवि तो जी। इस आपदा प्रबंधन की भी तैयारी इसके साथ रहने होगी। एक्शन 1, 2, 3 ये सारी चीजें, ये युद्ध की स्थिति है। मैं यही कह रहा हूं, ये सामान्य स्थिति नहीं है, एक युद्धजनक स्थिति है। और हर डिपार्टमेंट को युद्ध, जैसे जब सीमा पर जब हमला होता है तो सीमा पर सिर्फ हमारे सैनिक नहीं लड़ रहे होते हैं, देश में तमाम सुरक्षा कर्मी, एनसीसी के कैडेट और होमगार्ड के जवान तक तैयार हो जाते हैं सेकंड लाइन के लिए, उन तक सप्लाई करने के लिए। उन तक हर किसी को गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ तक मदद पहुँचाना, उनकी रिपेयरिंग करना, गाड़ी को ठीक करना, राशन पहुंचाना, घायल हुए लोगों का इलाज करना, सड़क टूट गई है, पुल टूट गई है कि तुरंत उसको बनाना ताकि उस पर टैग। ये एक युद्धकालीन स्थिति है और हर डिपार्टमेंट को उस ढंग से साथ लेना होगा। और जिस ढंग से एनजीओ और ये सारे संगठन भी आगे आए हैं, इन सारे लोगों का एक कोऑर्डिनेशन करना होगा। अगर लोग मदद कर रहे हैं तो मदद भी समग्र तरीके से करना होगा। हर कोई तरुण नगर में ही घूमने लगे, हर कोई गांधी बस्ती में ही घूमने लगे, तो प्रशासन को भी ये तय करना चाहिए पूरी लिस्ट लेकर कि भाई उस इलाके में लोगों की ज़रूरत है। प्रशासन तक सूचना आ रही है कि उस इलाके में लोग भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा, उनकी ये ज़रूरत है। अब पुलिस तक सूचना जा रही है, पुलिस के लोग रसद लेकर और दवा लेकर बूढ़े लोगों की मदद के लिए जा रहे हैं। जी, इसमें पुलिस भी आगे आई है रवि जी। तो एक कोऑर्डिनेशन की कमी अब तक हमें दिख रही है और उम्मीद करते हैं कि चूंकि लॉकडाउन 3 मई तक है और हो सकता है आगे भी कुछ दिनों के लिए बढ़े, तो सभी विभागों को जो है मिलकर काम करनी चाहिए। इसी तरह की खबरें मणिपुर से भी आई थी। आर के समरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समरजीत जी, वहाँ पे भी बहुत सारे इलाकों में जो है वाटर क्राइसिस है, पानी की कमी है, किल्लत है, क्या कहेंगे? नहीं, कमी तो रंजित जरूर होंगे। रवि जी ने भी फरमाया है, क्योंकि अधूरा तो होना है, क्योंकि हमारे कर्मचारी विभाग के अंदर में पुलिस और ख़ास तौर पे एक्टिव सर्विस और यहाँ तक डॉक्टर से ये काम नहीं है। एग्रीकल्चर का भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम लोग आपके असम से डिपेंड करता है, जैसे कि टमाटर, राजमा, और एक ज़माने में वो कीड़ा भी आता है, पोटोल भी आता है। आजकल वो इसलिए नहीं आता क्योंकि फाका हो रहा है। और एक तरफ हमारे लोकल चैनल में हमने देखा पुलिस काफ़ी एक्टिव से सर्विस कर रहा है, जैसे कि कांगपुपी नाम के एक डिस्ट्रिक्ट आपको सुना होगा, उसमें आम आदमी खड़ा है डिस्टेंसिंग में, लेकिन उसका मतलब सामान उठाना है, वो तो उठा नहीं सकता। उसी समय में पुलिस आकर कंधों पे वो बोरा लगाया और ऑटो में डाला। ये काम तो मैंने देखा। इसके साथ साथ रात में काफ़ी लोग, विदेशी कहो या जो भी कहो, ये अनलॉफुल लोग कहो या बिना कागजात से रात के अंदर टाटा गाड़ी के अंदर में घुसना शुरू कर दिया। उसको भी हमने बंद करने के लिए लाख कोशिश किया, फिर भी वही हो रहा था, वही जो होना था हमने पहले से भी ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया वो होता है। लेकिन क्या है कि रवि जी भी है, हम भी है, एक ही है। गवर्नमेंट को संगठन लोगों के साथ जोड़ना या उत्तरदायी लेने वाला के शुभचिंतक को भेजकर वहाँ क्या हो रहा है उसको जानकारी होकर तुरंत वही में मतलब फीडबैक करना ज़रूरी है। क्योंकि बीमार पड़ने वाला लोग रो रहा है, जब डॉक्टर आया तो सिया आ गया तो थोड़ा बहुत उसमें ये साहस देते हैं। इसी तरह ये संगठन वाला भी काम अगर गवर्नमेंट ने उनको बड़े मतलब अंडरस्टैंडिंग हिसाब से दे दिया होता तो ये नौबत तो नहीं आएगा। एक तरफ एक चीज़ और भी मैं आपकी मतलब आपकी ये टीवी माध्यम की चैनल के अंदर में एक चीज़ भी बोल रहा हूँ। अभी 20 तारीख के बाद जैसे कि नरेंद्र जी ने कहा कि थोड़ा इसको डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शन, थोड़ा बहुत ज़्यादा ये हो रहा, ये नहीं हो रहा, ग्रीन वगैरह वगैरह। तो असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की प्रॉब्लम और भी आ रहा है।
देखिए असम का कोकराझार डिस्ट्रिक्ट और अपर असम, खास तौर पे नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में हम डोमेस्टिक चीज़ जो है कुत्ता एक एक घर में एक दो तीन भी पाला है। आज तक किसी ने ये सवाल नहीं किया कुत्ता खा खाएंगे। अगर चावल दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो कुत्ता के लिए भी देना भी ज़रूरी हो गया आजकल, क्योंकि कुत्ता मरेगा तो ये भी प्रॉब्लम मुसीबत खड़ा करेंगे। इसीलिए आने वाला 4 दिन के अंदर में हम इसका भी सोचना चाहिए सरकार की, और भारतीय खाद्य निगम और फूड कॉरपोरेशन ऑफ असम हो या जो भी मणिपुर हो, वो भी इसके बारे में थोड़ा अगर ध्यान दे। जी हाँ, बिल्कुल, तो इस पर ध्यान देंगे। जानवर और को इस भी पर सुरक्षित समरजीत जी, इस रहे। पर मैं आपसे आप सवाल करूंगा। इस वक्त हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल से एक वरिष्ठ डॉक्टर जुड़ चुकी है। उनका नाम है सुशीला कटारिया, सीनियर डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, मेदांता हॉस्पिटल, गुड़गांव से जुड़ गई है। सुशीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप पहली बार नॉर्थ ईस्ट लाइव पर है। आप पूरे भारत का आंकड़ा देखें और नॉर्थ ईस्ट का आंकड़ा देखें तो जो कोविड-19 का जो आंकड़ा है वो अभी तक संतोषजनक है। सिर्फ 46 लोग ही इन्फेक्टेड हुए हैं और 2 लोगों की इधर में मौत हुई है। आप इंटरनल मेडिसिन से है और इसकी अधिक जानकारी रखती है। ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण है, इसको लेकर अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। तो आप तो पहले ये बताइए कि इससे कैसे बचा जाए, और दूसरा, अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उस दूसरे लोग इससे कैसे बच सकते हैं। मैं कहने का मतलब है कि बचाव कैसे किया जा सकता है, थोड़ा इस पर फोकस डालिए आप। धन्यवाद। सबसे पहले मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और कोरोना वायरस या कोविड-19 का जो ये नया एक तरह का वायरस आया है, उससे सारा का सारा जो विश्व है वो परेशान हो रहा है। पेंडेमिक हो गई है, चारों तरफ मरीजों की संख्या और मृत लोगों की संख्या बढ़ रही है। पर फॉर्चुनेटली हमारा इंडिया में अभी तक काफ़ी अच्छे, इतने बुरे हालात नहीं हैं जितना दूसरे देशों में चल रहे हैं। तो शायद हमारे जो प्रयास हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। पर इससे भी अच्छा हमको करना है, कुछ सिंपल चीज़ों का ध्यान देते रहना है। देखिए, ये वायरस कहीं नहीं जाने वाला, ये कुछ ना कुछ सिस्टम में धीरे धीरे चलेगा। हमें ये प्रयास करना है कि कम लोग इससे बीमार पड़े। जितने लोग बीमार पड़े, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उनको देख पाए। जितने लोगों को सांस की मशीन की ज़रूरत है वो उनको मिल पाए। तो आप बीमार ही ना हो तो एक बात है। देखो, वायरस तो कहीं अपने आप उछल के जाएगा नहीं, वायरस इंसानों के थ्रू ही जाता है। अगर इंसान अपना मिलना जुलना कम करते हैं कुछ समय के लिए, तो वायरस से होने वाला जो संक्रमण है अपने आप कम हो जाएगा। तो लॉकडाउन का रिस्पेक्ट करिए सब लोग। पब्लिक प्लेसेस में जब भी जाएं मास्क पहन के रखें, अपने हाथ साफ करें खाना खाने से पहले, घर से बाहर आने के बाद। जब आप बाहर से घर आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप सारे कपड़े बदल लें, जूते एक जगह पे रखें और स्नान कर लें। और घर में भी जो लोग हैं, जो एक जना बाहर काम करने जाता है, कुछ लोग काम करने नहीं जाते, वो अपने बीच में एक थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। और उसकी वजह से ऐसा ना हो कि जो बाहर जाने वाला व्यक्ति है उसके साथ गलती से अनजाने में संक्रमण आ गया और उसको लक्षण भी नहीं है, उसे पता नहीं चलेगा, तो घर के बाकी लोगों में वो संक्रमण ना फैले। इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम अपनी सेहत का, अपने दोस्तों की सेहत का, अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाएंगे। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही सुशीला जी। और अभी जो एक खबर ऐसे आ रही है कि ये चमगादड़ों से भी फैलता है, क्या जानवरों से भी फैलता है ये कोरोना वायरस, क्योंकि लोगों के मन में इसको लेके बहुत कौतूहल है। देखिए, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं से ये एनिमल प्रजाति से आया होगा कुछ टाइम पहले, लेकिन अभी जो संक्रमण है वो ह्यूमन टू ह्यूमन है प्योरली। ऐसा नहीं है कि कहीं पर बैठ रहे हैं तो आपको हो जाएगा, या कोई नॉनवेज खाता है तो हो जाएगा, ऐसा ये नहीं है। अभी ये प्योरली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, विच इज थ्रू ड्रॉपलेट्स एंड थ्रू सरफेस ट्रांसमिशन। और ऐसा अभी जो वायरस है वो एनिमल टू ह्यूमन में जंप नहीं कर रहा है। तो इसलिए अभी जो ट्रांसमिशन है हम ध्यान रखें, इट इज ओनली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर कटारिया, मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि असम में जैसे कल 2 मरीज पॉजिटिव थे, वो निगेटिव हो गए रिजल्ट में, और आज 3 मरीज हो गए, और लग रहा है कि 2-4 दिनों में और मरीज रिलीज हो जाएंगे हॉस्पिटल से। तो क्या वैसे मरीजों के साथ जो अभी निगेटिव हो गए हैं, आम आदमी का क्या उनको दूरी रखनी चाहिए, या फिर कैसे बचा जाए, या उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाना चाहिए?
बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो लोग ठीक होके घर वापस आते हैं, कई जगह हमने देखा है कि एक सोशल स्टिग्मा सा बन गया है। गली मोहल्ले वाले उनको थोड़ा प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि वायरस हो सकता है स्टूल में, पॉटी में कुछ टाइम तक रहे। तो उसके लिए मरीज को अपने हाथ धोने की प्रक्रिया ठीक रखनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग डिस्चार्ज होते हैं उनको कंपल्सरी 2 हफ्ते के लिए घर जी। पे कन्फाइनमेंट या क्वारंटाइन में रहना है डिस्चार्ज होने के बाद भी। पर इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भी आस-पड़ोस, गली मोहल्ले या परिवार के लोगों को उनसे कोई खतरा नहीं है। जी हाँ, बहुत अच्छी जानकारी दी रवि शंकर रवि, जो यहाँ दैनिक पूर्वोदय अखबार के संपादक थे, उन्होंने ये सवाल किया था आपसे। और हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जो लोग ठीक होकर वापस जा रहे हैं, हालांकि ठीक होने के बावजूद भी 14 दिनों के लिए उन्हें ऑब्जर्वेशन में अलग अलग जगहों पर रखा जा रहा है। जब वो वापस जाएं और जो लोग घर जा चुके हैं उनके साथ कम से कम एक भेदभाव ना रखें, क्योंकि ये कोई हेलो। छूत की बीमारी तो है नहीं और अपने आप से क्रिएट किया हुआ कोई एक तरह से क्या है कि पाप तो किया नहीं था किसी ने। ये वायरस है, लग गया, ठीक हो रहे हैं तो नॉर्मल बिहेव होना चाहिए, नहीं तो इनकी मानसिक स्थिति जो है बहुत प्रभावित होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक लंबी प्रक्रिया से, ट्रीटमेंट की प्रक्रिया से उन्होंने गुजरे हुए हैं। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल, योगा और मेडिटेशन के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि 23-24 दिन से लोग घर में हैं और अगले 3 मई तक रहना है। हमारा संपर्क उनसे कट गया है। समरजीत जिससे ही मैं पूछता हूँ, योगा और मेडिटेशन इस वक्त, क्योंकि सब लॉकडाउन में है। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए रंजीत, क्या है कि जब जेल में कैदी लोग रहते हैं, कम से कम उसको भी कसरत करने का और ये आपके सूरज का जो तेज़ को उसके शरीर में लेने के लिए ज़रूरी है। नहीं तो खाना कैसे खाएगा, खाना कैसा हजम करेगा। हम लोग भी वैसी तरह रह चुका है, तो हम सड़क भी नहीं घूम सकता, मोहल्ला भी नहीं घूम सकता और वो कंपाउंड यार्ड में भी टहल नहीं सकता। तो घर के अंदर में रहने की बात कही, तो क्या करना है हमको, थोड़ा बहुत कसरत तो करना जी होगा। हाँ, इस पे और जानकारी देने के लिए एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुकी है सुशीला कटारिया जी। सुशीला कटारिया जी जुड़ चुकी है। आपसे हमारा आखिरी सवाल है, क्योंकि लंबा लॉकडाउन है, 3 मई तक रहना होगा, 23वां दिन है और 3 मई तक रहेंगे। हो सकता है आगे भी लॉकडाउन बढ़े, तो एक मेंटल स्ट्रेस भी होता है। योगा और मेडिटेशन को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है, हमारे दर्शकों को बोलिए, क्योंकि आप व्यस्त हैं, मैं समझता हूं। इसके जवाब के साथ ही हम आपसे विदा लेंगे। जी, बहुत ही दोबारा एक बहुत ही अच्छा सवाल है। और आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि मैं पिछले 1.5 महीने से कोविड के पेशेंट्स देख रही हूँ, और इस चीज़ में मुझे जो हमेशा मोटिवेटेड रखता है वो सुबह की एक्सरसाइज है, जिसमें मैं नॉर्मल एक्सरसाइज और योगा मेडिटेशन करती हूँ। योगा मेडिटेशन से ना सिर्फ तन स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है। तो एक तो आप बोर नहीं होंगे, उदासीनता नहीं आएगी, क्योंकि जो लॉकडाउन है उससे लोगों को बहुत उदासीनता और एक तरह का खिंचपन भी कई बार महसूस होता है। जो रेगुलर एक्सरसाइज आपको पॉजिटिवली मोटिवेटेड रखेगा, आपको बीमारी से दूर भी रखेगा, और भगवान ना करे किसी वजह से आप बीमार पड़ गए तो आपके रिकवर होने के चांसेस भी और बेहतर रहेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि लॉकडाउन का पालन करें, रोज अच्छे से एक्सरसाइज करें, अपने आप को प्रोत्साहित रखें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, बैलेंस्ड डाइट खाएं, और ये भी एक समय है, निकल जाएगा। आई एम श्योर कि हम सब लोग इससे बाहर जब निकलेंगे तो वाइजर होंगे, विजयी होंगे, और हमारा देश हो सकता है पूरे विश्व को एक तरीका जीने का भी सिखाए और बीमारी से लड़ने का भी सिखाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला कटारिया जी। सीनियर डायरेक्टर है आप, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, मेदांता हॉस्पिटल की। जानकारियाँ साझा करने के लिए और आपने जो बातें बताई, निश्चित तौर पर हमारे दर्शक इससे उपकृत होंगे। हमारे साथ ऊपरी असम से हमारे ब्यूरो चीफ, अपर असम के ब्यूरो चीफ रिपुंजय दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर पहले वहाँ पे असम के जो कृषि मंत्री है अतुल बोरा पहुँचे थे, तो क्या अपडेट है रिपुंजय? रंजीत, देखिए, आज मैं अभी उस वक्त उपस्थित हूँ डिब्रूगढ़ की सर्किट हाउस परिसर में, जहाँ की असम के कृषि और पशुपालन मंत्री
और ये सिविल फूड एंड सिविल सप्लाईज के फणिभूषण चौधरी, लेबर मिनिस्टर संजय किसान और जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर स्टेट है जुगेन मोहन, ये 4 मिनिस्टर यहाँ अभी रिव्यू कर रहे हैं अपने अपने विभाग के जो सीनियर ऑफिशियल्स है, जिला प्रशासन के अधिकारी है, यहाँ में उपस्थित होकर वो लोग ये पूरे जो कोविड-19 कोरोना वायरस के बाद जो उत्पन्न परिस्थिति है उसका पूरा रिव्यू किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ में हमने देखा था रंजीत, आपको याद होगा कि नॉर्थ ईस्ट लाइव ने हमने एक्सक्लूसिवली हाईलाइट किया था कि किस तरीके से यहाँ के जो कृषक है उनके समस्या आ रही है, जो उनके जो सब्जियां हैं वो मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहे, बाज़ारों में नहीं ले आ पा रहे हैं। और दूसरी तरीके से और जो पशुपालक है, जो उनका जो दूध है वो समय पे जो शहरों में, डिब्रूगढ़ शहर में पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से किस तरीके का समस्या हो रहा है, ये बात हमने नॉर्थ ईस्ट लाइव्स के जरिए हाईलाइट किया था। उसके बाद ही अभी कुछ कदम उठाने के लिए अभी ये मीटिंग के बाद हमें मालूम पड़ेगा। उनके पास हमारा मिनिस्टर के साथ हमारा प्रेस मीट तय है, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा इन डिटेल्स में क्या क्या। मैं आपको रोकना चाहता हूं, आप एक बार फिर हमें बताइए कि हमने कृषि मंत्री है, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर है और 2 विभाग के मंत्री है, आप बता रहे कौन कौन है, एक बार बताइए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। हाँ, श्रम मंत्री संजय किसान है और ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है पीडब्ल्यूडी के लिए जुगेन मोहन। जी हाँ, बिल्कुल, शायद ये पहली बार है, ये चारों मंत्री जी हाँ बिल्कुल, शायद ये पहली बार है कुछ लॉकडाउन के बाद, शायद ये पहली बार है कि 4 विभाग के मंत्री 23 दिन के बाद एक साथ एक सर्किट हाउस में जुटे हैं, वो भी रिव्यू करने के लिए, जबकि किसान बदहाल है, पशुपालक बदहाल है। क्या कहेंगे आप इसको लेके? बहुत पहले एक्शन नहीं लेना चाहिए था? जी हाँ रंजीत, ये बात तो हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि किस तरीके से अभी ऑलरेडी ये लगता है कि डैमेज इज ऑलरेडी डन। क्योंकि देखिए ये जो सब्जियों का जो मामला है ये हमने करीबन 2 हफ्ते पहले ही इसका रिपोर्ट दिखाया था। और अभी जो यहाँ पर्टिकुलरली डिब्रूगढ़ के जो बोगीबील, आयथान या इस इलाके में जो खास तरीके की सब्जियाँ, इस इलाके की सब्जियों से रंजीत पूरा डिब्रूगढ़ को पूरा इस मार्केट करते हैं। लेकिन अभी जो इनका जो फसल का जो खेतों में खराब हो जाना, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और ये और एक बड़ा बात है रंजीत की जो सरकार की तरफ से जो मुआवजा राशि दिया जा रहा है वो बहुत ही कम है। 1000 रुपया दिया जा रहा है, कहीं 500 रुपया दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही एक कम अमाउंट है इनके हिसाब से। क्योंकि हमने कृषकों से जानना चाहा था कि इनको एक एरिया का जो खेती है उसके काम में लगभग 25-30 हज़ार रुपया लग जाता है एक एरिया का खेती करने के लिए, बीज लाने के लिए, खाद लाने के लिए, श्रम का मूल्य है, फिर मार्केटिंग कॉस्ट है, बहुत सारे अन्य कॉस्ट भी है रंजीत। तो इसके विपरीत में 1000 रुपया देना, 500 रुपया देना, ये कहाँ क्या न्याय है? ये मंत्रियों को भी कहाँ का न्याय है? आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ स्टूडियो में रविशंकर रवि है। रवि जी, चार विभाग के मंत्री एक साथ जुटे हैं 23 दिन बाद, शायद पहली बार हुआ है लॉकडाउन के बाद, ये पहली बार हुआ है। वहाँ पे फणिभूषण चौधरी भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, क्या बताएंगे वो तो हम देखेंगे ही। लेकिन ये किसानों को 1000 रुपया देना और ये जो उनके फसल बर्बाद हो रही है, पशुओं को चारा नहीं मिल पा रहा है, इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? लोगों तक तो खैर एनजीओ है राशन पहुंचा ही रही है, लेकिन हमें जानवरों का भी ध्यान रखना होगा, खेत का भी ध्यान रखना होगा। और कृषि प्रधान राज्य है असम, और देखिए पहली बात तो कृषि प्रधान राज्य है असम, और कृषि प्रधान राज्य में इस तरह की अव्यवस्था। और देखिए सबसे पहली तो दिक्कत तब पैदा हुई जब लॉकडाउन लागू हो गया, तो सरकार ने या जो अधिकारी हैं सारे लोगों की चिंता ये थी कि आदमी क्या खाएगा, आदमी के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़, वो राशन की दुकान खोल दी गई, फार्मेसी खोल दी गई। लेकिन यह बात दिमाग में नहीं आई कि आदमी के साथ पशु भी हैं, मवेशी भी हैं, गाय भैंस भी है, बकरियां हैं, बत्तख हैं, मुर्गी हैं।
ये क्या खाएंगे इस पर। और कई जगहों पर वो जो पुआल जो होता है खेतों में से लोग किसान लोग मंगवाते हैं अपनी मवेशी के लिए, वो गायें भूखी हैं और जहाँ पर पुआल रखा है वहाँ लाने वाला भी तैयार है, लेकिन वो लाएगा कैसे, गाड़ी का परमिशन नहीं मिल रहा। ये सारी चीज़ें मैंने कई चीज़ों में इंटरफेयर किया है, कई चीज़ें मैंने लोगों को बताया कि कहाँ ये मुद्दे मैंने उठाए, तब जाकर मवेशियों के लिए चारा ढुलाई के लिए वाहनों को परमिट दिया गया है। क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता वही थी। बाकी आदमी, जैसे अभी समरजीत जी बता रहे थे, कुत्ते हैं, अरे कुत्ते भी तो आदमी के साथ ही जिंदा रहते हैं ना। जब आदमी वही जूठा खाना खाते हैं, उसी आगे पीछे रहते हैं, रखवाली भी करते हैं, लेकिन जब ये टेंशन आया, जब ये माहौल बना तो लोग भूल गए। तो इन सारे लोगों के लिए भी सेवा करना, उनकी मदद करना, यह भी जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी ज़रूरी है, वो देखना होगा। और गुवाहाटी सानी कमरिया एनजीओ के सदस्य हमारे साथ राजू सहनी मौजूद है। राजू, क्या ये एनजीओ सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों तक ही खाना पहुंचा सकती है? क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है पालतू जानवरों के लिए, जो घरेलू जानवर है और बहुत सारे पशु पक्षी है स्ट्रीट में हम देख रहे हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। और जो रास्ते में, जो गुवाहाटी की गलियों की बात कर रहा हूँ, आजकल रात के समय कुत्ते जो है बहुत उत्तेजित हो रहे हैं, बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। कहीं ना कहीं भोजन की भी कमी है। तो क्या एनजीओ को भी इस ओर भूमिका निभानी चाहिए? सिर्फ नाम के लिए तो एनजीओ ऐसे पशुओं के लिए काम करने के नाम पे बहुत सारे एनजीओ है, लेकिन उनकी कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, नियम से तो इसको हमारे जिला प्रशासन को तुरंत गाइडलाइन देना चाहिए। गाइडलाइन के हिसाब से अगर हम लोग को भी अगर बोलते हैं कि हाँ भाई, पशु पक्षियों के लिए भी आप लोग कोई व्यवस्था है तो आप लोग करो, तो हम लोग उसमें रेडी है। अंततः हम लोग अधिकतर कोशिश कर भी रहे हैं, और हम ये एक टीम हमारे गुवाहाटी सिटी में इसके लिए भी घूर रहे हैं, और हद तक हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं जहाँ तक हम लोग पहुँचने की, और बहुत हद तक हम लोग पहुँच भी चुके हैं। कल सुबह से एक आयोजन हम लोग और करने जा रहे हैं इसी बेसिस पे कि जैसे बहुत सारे मंदिर का आसपास, या मान लीजिए फुटपाथ में आप देखे होंगे बहुत सारे गरीब गुरबे लोग जो है, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है। उसके लिए हम लोग स्पेशल एक टीम कल सुबह 7 बजे से हम लोग मतलब मार्केट में निकाल रहे हैं, जो वो सुबह 7 बजे से लेकर दिन को 10 बजे तक सिर्फ वो टीम को कवर करेंगे वो लोग। उसमें होगा क्या कि हम लोग फूड वगैरह वो सब, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, मूढ़ी चीरा, ये सब हो गया, उन लोग को हम लोग जा के जहाँ उन लोग मिलेंगे उन लोग को हद तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तहत हम लोग, जैसे जानवरों की बात अब की, तो उस हिसाब से हम लोग हर एक पहलू पे हम लोग जा रहे हैं। जी हाँ, आप लोग हर पहलू पे जा रहे हैं। और डिब्रूगढ़ में जो है कृषि मंत्री भी है, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर भी है, तो शायद कुछ घोषणाएं हो सकती है, इसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। रिपुंजय, आपसे आखिरी सवाल करना चाहते हैं। हमने गुवाहाटी के आसपास तो देखा है और बहुत जगह एनजीओज अच्छा काम कर रही है। क्या डिब्रूगढ़ में ऐसे एनजीओज है जो बहुत बड़े पैमाने पर काम को अंजाम दे रहे हैं, ज़रूरतमंदों तक खाद्य सामग्रियाँ पहुँचा रहे हैं? संक्षेप में हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में। जी हाँ रंजीत, डिब्रूगढ़ में भी खास तरीके से कुछ एनजीओज अपने अपने इलाकों में ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और ख़ास तरीके से जो स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के अपील पे जो 5-5 लोगों को मदद करने का जो चेन बनाया गया था, उससे डिब्रूगढ़ में खास प्रभाव देखने को मिला। 5-5 से ज़्यादा लोग, कम से करीबन 10-10 लोग, 20-20 लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। और ख़ास तरीके के डिब्रूगढ़ की जो पुलिस प्रशासन है उनका मैं खास तरीके से प्रशंसा करना चाहूँगा। बिग हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा डिब्रूगढ़ में बहुत सारे लोगों को, ज़रूरतमंदों को ना कि खाद्य सामग्री पहुंचाया गया, उनको सहारे के लिए भी जगह दी गई। ये बहुत ही अहम बात है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रिपुंजय। आप पुलिस पूरे असम में काम कर रही है। आपने जो जानकारियां साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय की कमी है। आर के समरजीत, एनजीओज अपना काम कर रही है। असम सरकार ने भी आह्वान किया था कि सरकारी कर्मचारी जो है 5-5 लोगों की मदद करे। क्या वहाँ पे उस तरह की कोई व्यवस्था की गई है? क्योंकि अभी भी जो है ऐसे इलाके हैं, बहुत लोगों को मदद जिस स्तर पर मिलनी चाहिए थी नहीं मिली है। संक्षेप में बताइए, बहुत कम समय बचा हमारे पास। हाँ, मैं एक ज़्यादा नहीं लूँगा। असम के अंदर में और मणिपुर के अंदर में ख़ास तौर पे
कुछ लोग के पास धान है, खेती है, जिनके पास बड़ा बड़ा चीज़ है, फिर भी वो लोग गवर्नमेंट से मांग रहा है हमारा भी दे दो, हमारे भी दे दो। अगर भगवान से प्रार्थना हूँ कि इन लोगों को बाहर आके उनके जो दान जो है, आज तो मिल भी खोलने लगा है तो उसमें इसको चक्की पिच के गरीब लोगों को बांटना शुरू कर दिया। और भारतीय खाद्य निगम के जो चावल है और असम सरकार का चावल है, इसको आधा गरीब लोगों को बांट दिया जाए और कुछ बड़े बड़े दिलरुबा वाला दिलदार वाला अगर उसका जो अंदर में जो बैठा हुआ वो जो दान को निकाल के सभी को बांधना शुरू कर दिया। वो चीज़ अगर एनजीओ के साथ देकर एनजीओ ने इसको अपनाया है तो इस पूर्वोत्तर राज्य में बहुत अच्छा रहेगा और आने वाला दिन में भी हम कायम करके जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। आपने मिलजुल बहुत अच्छी के बात कोरोना कही को कि जो धनवान व्यक्ति है इस वक्त उनको आगे आना चाहिए और एनजीओज के सहयोग से भी वो पुण्य का काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि सब लोग गरीब नहीं है, अभी कोई लोग मजबूरी में है, इसलिए भी उनको ये राहत सामग्रियां लेनी पड़ रही है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समरजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रविशंकर ने समय दिया और विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजू सैनी गुवाहाटी साहनी कांवरिया बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आप अगर थोड़ा जानवरों के लिए भी आपका एनजीओ अगर थोड़ा ध्यान रखे तो बहुत अच्छा होगा। तो कुल मिला के लॉकडाउन का 23वां दिन है और एक बात तो अच्छी है कि भारत में जो है पिछले 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या घटी है। असम की बात करें, पूर्वोत्तर की बात करें तो बिल्कुल स्थिति कंट्रोल में है। सिर्फ जरूरत है तो लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। खुद को सुरक्षित रखिए और आस पड़ोस के लोगों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करें। मुद्दा में इतना ही, धन्यवाद।